साक्षी शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। वो एक होनहार स्टूडेंट थी, इसलिए उसके 12th में बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके बाद उसको एक बड़े से कॉलेज के अंदर एडमिशन भी मिल जाता है। इधर साक्षी का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़े होने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर बने, इसलिए अब वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर देती है। साक्षी का ये फाइनल ईयर था। उधर उसके माता पिता उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर देते हैं। उनका सोचना था कि इसकी अब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और इसके हम जल्दी से शादी कर दें। नेहा उन्हें बोलती है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मुझे आईपीएस बनना है, लेकिन माता पिता उसकी बात नहीं सुनते और उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेते हैं। और उसके बाद नेहा की उस लड़की से शादी करा दी जाती है। इसके बाद नेहा अपनी ससुराल पहुंचती है। ससुराल में जाने के बाद वो अपने सपने को एक बार फिर से पति से कहती है कि मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी फिर से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि नेहा ने शादी से पहले ही अपने पति को बता दिया था कि मैं शादी के बाद यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू रखूंगी। लेकिन उसका पति बोलता है कि इस घर में फैसला मेरे माता पिता करते हैं और मुझे उनसे इस चीज़ की आज्ञा लेनी पड़ेगी। वो माता पिता से इस चीज़ की आज्ञा लेता है, लेकिन माता पिता इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं कि हम उसको किसी भी तरीके की आगे पढ़ाई नहीं कराएंगे और हम चाहते हैं वो अपने घर की जिम्मेदारी संभाले। साक्षी और उसके पति के बीच में अनबन शुरू हो जाती है, क्योंकि साक्षी हर हाल में यूपीएससी क्रैक करना चाहती थी और धीरे धीरे उन दोनों के रिश्ते इतने खराब होते हैं कि साक्षी एक दिन अपने पति का घर छोड़ अपने मायके वापस आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं ये आज दिल छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इधर साक्षी अपने घर आती है और आने के बाद में फिर से वो एक बार अपनी यूपीएससी की तैयारी में लग जाती है। पहले अटेम्प्ट में वो उसे क्लियर नहीं कर पाती, लेकिन साक्षी हार नहीं मानती और वो लगातार मेहनत करती रहती है। दूसरे अटेम्प्ट में आता है और उसमें वो उसे क्रैक कर जाती है। क्रैक करने के बाद उसको जिला कलेक्टर बना दिया जाता है। जिला कलेक्टर बनने के बाद साक्षी अब अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। साक्षी के साथ उसके सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और एक सरकारी गाड़ी में बैठ के वो अपने ऑफिस की तरफ को चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के सभी लोग अब अपने नए कलेक्टर को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ऑफिस को अच्छे तरीके से सजाते हैं और फूल मालाएं लेके तैयार गेट पर खड़े हो जाते हैं। साक्षी अपने ऑफिस पहुंचती है, कलेक्टर ऑफिस पहुंचती है और वहां जाके अपने स्टाफ से मिलती है। स्टाफ बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत करता है और इसके बाद साक्षी अपने ऑफिस में जाके बैठ जाती है। वहां बैठने के बाद वहां पर कुछ ऑफिस के लोग आते हैं जिनसे वो मिलती है और इसके बाद कुछ फाइलों को देखती है और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उस दिन वो करती है। उधर वो अपने ऑफिस के जो बाबू होते हैं, जो कि अक्सर साक्षी के एब्सेंट में सब चीज़ें देखते थे, उनको उससे कहती है कि मुझे पूरे स्टाफ से मिलना है। नेक्स्ट डे उसके बाबू एक एक करके सब लोगों से मिलाना शुरू कर देते हैं। साक्षी साथ साथ सबके जाती है और सबसे मिलती रहती है। इसी दौरान वो क्लर्क के पास पहुंचती है और क्लर्क जैसे ही साक्षी को देखता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये क्लर्क कोई और नहीं बल्कि साक्षी का पूर्व पति रवि था। अब जैसे ही बाबू उससे कहते हैं कि तुम अपने बारे में बताओ मैडम को, तो मैडम साक्षी कहती है कि नहीं, इन्हें अपने बारे में खुद बताने दो। इसके बाद उसका पति अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मेरा नाम रवि है और मैं यहाँ क्लर्क की नौकरी करता हूँ। और इसके बाद साक्षी वहाँ से आगे चली जाती है और वापस आकर फिर अपने जो काम होते हैं उनमें लग जाती है। इधर ये रवि को ये चीज़ बहुत ही बुरी लगती है कि उसकी पत्नी उसके सामने एक कलेक्टर बन के खड़ी है और वो उसके सामने एक मामूली सा क्लर्क है। अगले दिन ऑफिस में साक्षी पूछती है कि कौन कौन स्टाफ नहीं आया, तो पता चलता है कि उसका पूर्व पति यानी रवि ऑफिस नहीं आया। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं। साक्षी इस बारे में पूछना भी चाहती है कि आखिर रवि ऑफिस क्यों नहीं आ रहा, लेकिन कई दिनों के बाद में रवि एक बार फिर से ऑफिस पहुंचता है। इसके बाद साक्षी रवि को अपने केबिन में बुलाती है और उससे उसकी छुट्टी लेने की वजह पूछती है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम था। लेकिन साक्षी उससे थोड़ा सा सख्ती से बात करते हुए कहती है कि ये आपका घर नहीं है, आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताओ आप कहाँ थे और ऐसे कैसे छुट्टी ले लिया आपने बिना बताए।
ये सुनने के बाद रवि गुस्सा होता है और कहता है कि मैं सरकार का नौकर हूं, आपका नौकर नहीं हूं। मेरा अगर बताना होगा जो कुछ तो मैं सरकार को बताऊंगा। और इस तरीके से वो बोल के वहां से चला जाता है। साक्षी को रवि से इस तरह का बर्ताव करने के बाद बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो कर क्या सकते हैं, आखिर वो उसकी सीनियर है और उसे इस तरह से बात करना उसके लिए जरूरी होता है। इसके बाद वो ऑफिस के कामों को देखने लगती है। वो ऑफिस की फाइल्स में पाती है कि बहुत से करप्शन हुए हैं, छोटे से लेकर बड़ा था, हर तरीके का करप्शन था। इसके बाद वो फाइलों को चेक करते हुए टेंडर्स की फाइल देखती है। को तो पता चलता है कि एक टेंडर जो अगले हफ्ते खुलना था वो अभी से ही किसी पार्टी को दे दिया गया है। ये देखने के बाद साक्षी का पारा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो अभी तक तो किसी करप्शन पे नहीं बोल रही थी, लेकिन इसके बाद वो सीधा बाबू को बुलाती है और उससे पूछती है कि तुमने छोटे छोटे करप्शन किए, एक स्टेशनरी का, रख रखाव का, मेंटेनेंस का, वहां तक ठीक था, लेकिन इतना बड़ा करप्शन कि तुमने टेंडर अभी पास भी नहीं हुआ और वो किसी के नाम पे अलॉट भी कर दिया। ये देखते ही के साथ ही बाबू समझ जाता है और वो इनडायरेक्टली साक्षी से कहता है कि आपके लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यानी वो बोलता है कि आपको भी कुछ रिश्वत दे दी जाएगी। ये और सुनने के बाद साक्षी पूरी तरीके से गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग के साथ समझा रही हूं, अगर अगली बार यहां पर एक पेंसिल का भी करप्शन हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हारे लिए खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दूंगी और यहां से तुम जा सकते हो। और इसके बाद वो चली जाता है। उधर साक्षी उस जो टेंडर होता है उसे कैंसिल कर देती है और कहती है कि ये सिर्फ उसी दिन खुलेगा। ये देखने के बाद जो ऑफिस का बाबू है उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऑफिस का बाबू अक्सर इन्हीं तरीके के करप्शन करने के बाद बहुत से पैसे कमाता था। इधर वो टेंडर कैंसिल होता है तो उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसे पैसे नहीं मिलने थे। अब वो साक्षी के लिए बहुत भला बुरा कहता हुआ ऑफिस पहुंचता है। वो काफी देर तक साक्षी को उल्टा सीधा बोल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी केबिन में उसके पूर्व पति यानी रवि भी बैठा हुआ था, जो क्लर्क के रूप में काम करता था, लेकिन वो चुप रहता है। लेकिन बोलते बोलते जो ऑफिस बाबू था वो अब उनके लिए कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो रवि बिल्कुल सहन नहीं कर पाता और वो कहता है कि तुम उनको इस तरह से नहीं बोल सकते। लेकिन अब जो बाबू था वो लगातार बोलता है और उसकी इन बातों से इतना रवि गुस्सा होता है कि दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। जब ये बात साक्षी को पता चलती है तो साक्षी बिना देर किए रवि को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे पूछती है कि ये चल क्या रहा है, कभी तुम अपनी मर्जी से छुट्टी कर लेते हो, कभी तुम अपनी मर्जी से बोलते हो और अब तुम ऑफिस के अंदर लड़ाई झगड़े भी करने लगे हो। ये नहीं चल सकता, अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें यहां से ट्रांसफर कर दूंगी। कहने को रवि उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने आखिर उससे झगड़ा क्यों कहा, लेकिन साक्षी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि साक्षी इस बात को लेकर बहुत गुस्सा थी कि इस ऑफिस में करप्शन चल रहा है और वो रवि को वहां से जाने के लिए बोल देती है। रवि को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी की भी थोड़ी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पति से इस तरह से बात करेगी। वो अपने आंखों से आंसुओं को पोंछती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। इधर खबर आती है कि मंत्री जी बहुत जल्दी यहाँ का दौरा करने वाले हैं, इसलिए अपने जो भी पेंडिंग काम है सब पूरे कर लेने चाहिए और सब ऑफिस के काम अपने कंप्लीट करने लगते हैं और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। उधर साक्षी एक वार्निंग देती है कि कोई भी मंत्री जी के दौरे वाले दिन छुट्टी नहीं करेगा और सब लोगों को आना होगा, और जिसकी छुट्टी है उसकी छुट्टी भी वो कैंसिल कर देती हैं। मंत्री के दौरे का दिन आज था। मंत्री जी दोपहर में आने थे, इसलिए सुबह सुबह सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं। इसी बीच साक्षी को पता चलता है कि रवि आज ऑफिस नहीं आया। ये सुनने के बाद साक्षी को बहुत गुस्सा आता है कि जब भी मैं किसी चीज के लिए कहती हूँ ये नहीं सुनता। वो बिना देर के बाबू को बुलाती है और उससे पूछती है कि जल्दी से मुझे ये बताओ कि रवि आज ऑफिस क्यों नहीं आया। वो कहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। इसके बाद उसके घर पे कॉल किया जाता है तो पता चलता है कि कल शाम जब वो अपनी ड्यूटी करके वापस जा रहा था तो उस दौरान उसे कुछ गुंडे ने घेर के बहुत बुरी तरह से पीटा था और इस पिटाई के चलते हुए उसकी इतनी चोट आई है कि वो इस समय आईसीयू में भर्ती है और कोमा में है। इतना सुनने के बाद साक्षी परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। वो फौरन कहती है कि मुझे उस हॉस्पिटल जाना है जहां पर रवि एडमिट है, लेकिन बाबू और स्टाफ दूसरे कहते हैं कि मैडम अगर आप जाओगी
तो मंत्री जी का दौरा है, आप उनके बाद में भी तो जा सकते हो। लेकिन साक्षी कुछ नहीं सुनती और बाबू से बोलती है कि मेरे ना होने पर सारी चीज़ें तुम्हें संभालनी है। वो लोग उसे समझाते रहते हैं कि मैडम एक स्टाफ के लिए इतनी जल्दी क्या है, आप शाम को भी जा सकते। साक्षी उन्हें नहीं समझा पा रही कि वो स्टाफ नहीं बल्कि उसका पूर्व पति है और वो उसे देखे बिना नहीं रह सकते। वो अपने ड्राइवर से बोलती है कि गाड़ी निकालो और इसके बाद वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठ के उस सरकारी गाड़ी में उस हॉस्पिटल की तरफ को चली जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल के वो गेट पर पहुंचती है तो वहां पर लोग घबरा जाते हैं कि आखिर मजिस्ट्रेट साहब का यहाँ पर दौरा कैसे हो गया। वो इधर उधर नहीं देखते और वो सीधे उस आईसीयू की तरफ चल देती हैं जहां पर रवि एडमिट था। आईसीयू पहले फ्लोर पर था, इसलिए वो जल्दी से सीढ़ियों पर चलती हैं और आईसीयू में पहुंच जाती हैं। वहां जाके वो देखती है कि रवि एक बेड पर लेटा हुआ है, बेहोशी की हालत में है और उसके शरीर पर बहुत सी पट्टियां भी बंधी हैं और टांगों में फ्रैक्चर होने की वजह से प्लास्टर भी हुआ है। ये देखने के बाद उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वहां मौजूद डॉक्टर और उसके साथ के स्टाफ भी ये सोच के परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक मजिस्ट्रेट एक अपने स्टाफ के लिए क्यों रोने लगा। इसके बाद वो डॉक्टर से उसके बारे में पूछती हैं। डॉक्टर बताता है कि चोट ज़्यादा है और हो सकता है होश में आने में 1-2 दिन लग जाए। और इसके बाद वो बोलती है कि तुम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए और कुछ भी होता है आप मुझे फ़ौरन इस चीज़ की जानकारी देंगे और याद रहे हर सुबह और शाम इसकी जो स्टेटस होगा वो मुझे बताते रहना। और फिर इसके बाद वहाँ चले आए। वहाँ पे मौजूद सभी लोग इस बात को लेके परेशान थे कि आखिर मजिस्ट्रेट साहब इस स्टाफ को लेके इतना सीरियस क्यों है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। इधर आने के बाद साक्षी अपने काम में लग जाती है और काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही लगभग 8 दिन बीतने के बाद डॉक्टर रवि को डिस्चार्ज कर देते हैं और फिर ऑफिस में फ़ोन करके बोलते हैं कि मैडम रवि डिस्चार्ज हो चुका है। अब इसके बाद साक्षी अपना काम निपटाती है और शाम को ही रवि के घर की तरफ को चली जाती है। वहां पहुंचने पर वो देखती है कि वहां पर उसके माता पिता और जो रवि है वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। वो उन्हें देख के उठना चाहता है लेकिन तबीयत इतनी ख़राब होती है कि वो बैठ नहीं पा रहा था। उसके पिताजी उसे सहारा देते हैं और उसे बिठा देते हैं। वो साक्षी को अंदर आते हैं, बुलाते हैं और वहाँ बिठा देते हैं। उसके माता पिता भी इस समय साक्षी से निगाहें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि ये ही वो लोग थे जिन्होंने साक्षी को कल मना किया था और आज वो उनके सामने एक मजिस्ट्रेट बन के बैठी हुई है। रवि से वो उसकी तबीयत के बारे में पूछती हैं और बताती हैं कि मुझे पता चला था कि ये कोई रास्ते में गुंडे नहीं बल्कि जो ऑफिस के बाबू था उसने ही तुम पे ये हमला कराया था और मैंने सारी चीज़ें पता कर ली हैं और मैंने उसके खिलाफ एफआईआर भी की है और साथ ही एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी है जो वो करप्शन किया करता था, जिसके चलते हुए उसने तुम पे अटैक भी किया था और अब उसे उसके कर्मों की सज़ा भी मिल जाएगी। इसके बाद वो आगे बातें करते हैं। रवि कहता है कि मैं तुमसे साक्षी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ़ कर दो। साक्षी कहती है कि अब गुजरी हुई बातें दोबारा से बोलने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं, तो जो बीत गया उसे भूल जा। इसके बाद बातें करते हुए साक्षी कहती है कि माता पिता तो हैं, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, वो तुम्हारी सेवा क्यों नहीं कर रही। ये सुनने के बाद रवि कहता है कि साक्षी मैंने शादी नहीं करी, मेरे दिल में हमेशा तुम थी और हमेशा तुम ही रहोगी। तुमसे अलग होने के बाद मैंने जाना कि तुम कुछ खोकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी और मैं ये चाहता था कि कभी भी जीवन के किसी मोड़ पे तुमसे मिलूंगा, तुमसे माफ़ी मांगूंगा और तुमसे कहूँगा कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम हो और मुझे उम्मीद थी कि तुम किसी दिन वापस आ जाओगी, लेकिन अब तुम एक मजिस्ट्रेट बन चुकी हो तो ऐसा मैं अब नहीं सोच सकता। इसके बाद वो उससे पूछते हैं उसके माता पिता कि बेटा क्या तुमने शादी कर ली। ये सुनने के बाद जो साक्षी होती है वो भी कुछ इसी तरीके के जवाब देती है कि पिताजी मैं अलग तो ज़रूर हो गई थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं क्योंकि मुझे रवि बुरा लगता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी और मैं ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से ये पोजीशन पर पहुंचूं जहां आज मैं मौजूद हूं। लेकिन मेरे दिल से कभी भी रवि दूर नहीं हुआ और हमेशा मैं उससे प्यार करती रही थी और मैं भी यही चाहती थी कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी करके मजिस्ट्रेट बन जाऊंगी तो रवि के पास वापस जाऊंगी और उससे कहूँगी कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। ये सुनने के बाद उसके माँ बाप कहते हैं कि अगर दोनों के दिल में एक ही चीज़ है तो फिर देर किस बात की, तुम दोनों एक हो जाओ।
और इसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी करा देते हैं दोबारा से, और उसके बाद उन दोनों की दोबारा से शादी करा दी जाती है। साक्षी रवि से बोलती है कि अब तुम मेरे एक सरकारी बंगले में मेरे साथ रहोगे, लेकिन रवि इस चीज़ के लिए मना कर देता है, कहता है कि मैं अपने घर में ही रहना चाहता हूँ। साक्षी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो फिर मैं तुम्हारे इसी घर में तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि जहां मेरा पति होगा वहीं मेरा जीवन होगा। और इस तरीके से फिर वो उसी छोटे घर में उसके साथ में रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।